रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का हमला। जी हां, ओरेल शहर में ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला हुआ है। धू धू कर जला रूसी ऑयल डिपो। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑयल डिपो पर हमले के बाद क्या स्थिति हुई, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूस का जबरदस्त अटैक देखने को मिला। जी हां, ग्रैंड MLS से किया गया है भीषण हमला। रूस के हमले में यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्रैंड MLS से किस तरीके से भीषण हमला किया गया। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त ऑर्शनिक अटैक भी मुमकिन है। जी हां, रूस कर सकता है ऑर्शनिक मिसाइल से बड़ा हमला। यूक्रेन के ATACMS हमले का लेगा बदला। और फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि ATACMS के हमले का बदला ले सकता है रूस और अब यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है रूस। जी हां, तो यूक्रेन पर महाविनाशकारी हमले की तैयारी है। काउंटडाउन का शुरू हो चुका है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस है। जी हां, ऑर्शनिक मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी रूस की है। वीकेंड पर रूस कर सकता है ये बड़ा हमला। आज किसी भी वक्त ऑर्शनिक अटैक भी मुमकिन है। तो ये नजर बनी हुई है सबकी, पूरी दुनिया की, कि ये हमला कितना बड़ा होने वाला। हमला क्यों? तो यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का विरोध रूस कर रहा है। अमेरिका ने दी है ATACMS मिसाइलें और ATACMS से 2 दिन पहले रूस पर हमला किया गया था यूक्रेन की तरफ से। रूस के रोस्टोव में ATACMS से यूक्रेन ने अटैक किया, हमला किया और यूक्रेन ने 6 ATACMS मिसाइल से हमला किया। पिछले महीने भी यूक्रेन ने हमला किया था इन मिसाइलों से। तो इन मिसाइलों को लेकर रूस जो है वो पहले ही वार्निंग दे चुका है। अब ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना प्रबल है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। सबसे पहले सोई सर, आप ही से सवाल, रूस का ये हमला कितना बड़ा हो सकता है? आपका एंटिसिपेशन क्या है? क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर रूस ने जो आपत्ति जताई थी उसे दरकिनार करते हुए इसका इस्तेमाल लगातार यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो एक चेंज आया है, लड़ाई में जो आग भड़की है, वो जब से अमेरिका ने परमिशन दिया ATACMS के फायर करने की रशिया के अंदर, और यूक्रेन उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। उसके बाद से अभी देखिए कि किस प्रकार अभी जो ऑयल डिपो पे हमला किया है, उसके बाद में रशिया ने 93 मिसाइल्स और 200 ड्रोन्स के द्वारा उनके एनर्जी उसके ऊपर हमला किया, ताकि अभी सर्दी आ रही है। आज टेम्परेचर वहाँ पर पहले -6 डिग्री पहुँच चुका है। ऐसे समय में अगर जो उनकी बिजली घरों पे, और कई बार ये भी सुनने में आया कि बातचीत आई है कि परमाणु न्यूक्लियर जो बिजली घर हैं संचलित हैं, उनके ऊपर भी शायद अटैक हो रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा पैनिक है वहाँ पर, और रशिया इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहा है, क्योंकि रशिया ने कहा है कि इसको पूरी तरह से यूक्रेन को धुआंधार करेंगे, इसका पूरा पनिशमेंट दिया जाएगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर भी रशियन फोर्सेस काफ़ी बेहतर पोजीशन में एडवांस कर रही है, धीरे धीरे एडवांस उनका चलता जा रहा है। तो ये अभी रशिया जो पुतिन का जो बदला लेने वाली बात है, जो ATACMS के द्वारा जो फायर किए जा रहे हैं रशिया के अंदर, और उनके कभी एयरफील्ड पर, कभी ऑयल डिपो पर हमला हो रहा है, तो यहाँ पर उनकी साख पर चोट पहुँच रही है, और ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खास तौर से देखिए, जहाँ एक तरफ ट्रंप ने इसकी बुराई की है, ट्रंप ने कहा कि इस तरह का इस्तेमाल करना वाकई में एक तरह से युद्ध को और भड़का रहा है, ट्रंप इसके खिलाफ जा रहा है। तो यहाँ 20 जनवरी तक, जैसे सुमित सही कह रहे थे कि 20 जनवरी को क्या होगा, उसके बाद से क्या रशिया यूक्रेन युद्ध किस प्रकार से जाएगा और ईरान किस तरफ से जाएगा, यहाँ पर उससे पहले शायद दोनों ही पक्ष
अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त हासिल करना चाह रहे हैं ताकि जब थोड़ी शांति की बात हो उस समय में दोनों का पक्ष मजबूत होकर टेबल पे बैठे। बिल्कुल सर, देखिए लगातार कहा तो यही जा रहा है कि अब रूस अपने आखिरी स्टेज में इस युद्ध को ले जाना चाहता है और चाहता है कि जितनी बर्बादी, जितना विध्वंसक वो मचा सकता है यूक्रेन में वो मचा दे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। जी, एंटी एयरक्राफ्ट में गन से मिसाइल पर अटैक किया गया। रूसी क्रूज मिसाइल जमीन पर गिर गई है। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रूज मिसाइल्स और दूसरी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन ने इसी तरीके की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से मिसाइल पर अटैक किया और मिसाइल को मार गिराया। वहीं यूक्रेनी सैनिक पर हमला, ड्रोन से अटैक किया गया। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से यह हमला किया गया। यूक्रेनी वेयर हाउस के अंदर जाकर ड्रोन ने यह अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। ये देखिए किस तरह से इस ड्रोन ने हमला किया और बताया जा रहा है कि यूक्रेन का यह वेयर हाउस था जिसके अंदर यह ड्रोन एंटर करता है और उसके बाद हमला करता है। तस्वीरें हमले के वक्त की भी कैप्चर हुई। जी हाँ, तो यूक्रेन में बारूदी विनाश क्या है, बड़ी जानकारी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहां कहां हमला हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, कीव, ओडिशा, लवी पर ये अटैक हुए हैं और खार्किव, साथ ही खेमेलनिवस्की, चारकेसी पर हमले हुए हैं। और ये हमला कैसे किया गया ये भी आपको बता रहे हैं। 93 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का प्रयोग किया गया। 200 ड्रोन से भी ये अटैक किया गया है। और देखिए आपको बता दें कि 120 ठिकानों पर ये हमले किए गए। इनका टारगेट 120 ठिकाने थे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जहां से लगातार एनर्जी सप्लाई होती है उन इलाकों को टारगेट किया गया। यूक्रेनी एयरबेसेस को भी इसमें टारगेट किया गया है और F-16 पायलट ट्रेनिंग सेंटर को भी, यानी F-16 जो अमेरिका बाकी कंट्रियों से मिले उनके सेंटर्स को भी अटैक किया गया है। और देखिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे भी हैं। पांडे सर, ऐसा लगता है कि अब पूरी तरीके से ना सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है रूस, ताकि अब ज्यादा की तरह आप कह सकते हैं कि मजबूर हो जाए यूक्रेन इस युद्ध में अपने घुटने टेकने के लिए, बल्कि कोशिश ये भी कर रहा है कि F-16 जो लगातार ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन को मिल रहे थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए जाए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। एक एक पल जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो है विसात बिल्कुल बदल जाएगी। ध्यान रहे कि जो पहले मैं गणित को सुधार दूं कि जो 93 मिसाइल्स का जिक्र कर रहे हैं और जेलेंस्की ने कहा है कि उसमें से 81 को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया और 11 को उनके F-16 एयरक्राफ्ट ने टारगेट किया। 81 और 11 होते 92, यानी कि 93 में से 92 निकल गए। तो भैया ये जो बता रहे हैं कि उनका डैमेज हुआ है, किसने किया वो डैमेज? तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन है, वो हमें बहुत ही समझ के देखना होगा कि क्या मैसेज है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की है कि हमला कहाँ हुए हैं। निश्चित रूप से फ्यूल और पावर सेंटर्स पर ये हमले टारगेट किए गए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। -6 डिग्री हो चुका है, ये सबको सब जग जाहिर है। और अब जो है लीव और कीव की तरफ अटैक करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो कर्स्क में रशियन फोर्सेस ने 45% एरिया जो दोबारा ले लिया है उसको 100% करना है ट्रंप के आने के पहले, वरना और जेलेंस्की का ये उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में जितनी बड़ी बढ़ेगी उनकी गिरफ्त उतना बढ़िया होगा, क्योंकि न्यूट्रल टेल पर आने से पहले दोनों चाहते हैं कि वो उनका वर्चस्व रहे और ताकि वो कमांड कर सकें बातचीत को। जो सबसे तीसरी बात जो आई है कि वहाँ के जो सैनिक हैं कर्स्क में, वो मनोबल उनका बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई लड़ाई हम किस लिए कर रहे हैं, हमारे पास साजो सामान नहीं है, हम थक चुके हैं और ये बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, इसका कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। तो इन सबके देखते हुए बहुत मुश्किल है और जेलेंस्की का एकमात्र एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार से कर्स्क को होल्ड करें ताकि जो पुतिन टेबल नेगोशिएशन टेबल पर आए तो उनको दबाव डाला सकें और उससे वो सारे जो डोनबास का एरिया है वो लिया सके। जब जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ पर निश्चित रूप से लीव के 6 पावर स्टेशन पर जो अटैक किया गया है, वो वहाँ के बिजली का 11 घंटे के पावर कट किया जा रहा है। लेकिन सारे मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो सेनाएं हैं कर्स्क के अंदर, जो ईस्टर्न यूक्रेन में सेनाएं हैं डोनबास में, उनको किस प्रकार से वहाँ से निकाला जाए और वो ईस्टर्न जो बॉर्डर है उस तरफ आए, वेस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया का, वहाँ पर आए ताकि जो और उनका जो है पकड़ धीमे हो रही यूक्रेन फोर्सेस की। इसके लिए अभी बुधवार को एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें जेलेंस्की बोल रहे हैं कि भाई मुझे सहायता करो, मेरे पास जो क्षेत्र है उसको मेरे हाथ से निकल नहीं जाए, कहीं निकल गया तो मैं बिल्कुल धराशायी हो जाऊंगा। तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा भाई हमें सभी देशों को, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है
और ये सभी देश EU का बुधवार को ब्रसेल्स में इनकी मीटिंग हो रही है, जिसमें ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति कैसे निर्धारित किया है। सबको जो है भय है, वो आतंकित है ट्रंप। यानी आपका मानना है कि अगर भविष्य में कहीं कोई टेबल पर बैठकर बातचीत की स्थिति बनती है तो अमेरिका हो चाहे यूरोपीय देश हो, वो चाहते हैं कि यूक्रेन की बार्गेनिंग पोजीशन यहां पर स्ट्रांग बनी रहे। और देखिए, कुर्स्क में ब्रिटिश टैंक पर रूस का हमला हुआ है, रूस के का 2 ब्रिटिश टैंक पर हमला हुआ है और कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच यहां पर लगातार जंग जारी है। जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि कुर्स्क पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए डेस्परेशन भी नजर आ रही है यूक्रेन की। तो कुल मिलाकर यहां पर अटैक की खबरें हैं, तस्वीरें सामने आई हैं और ब्रिटिश टैंक पर हमले किए गए हैं। तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो रूस से आ रही है कि पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की धमकी भी सामने आई है। जेलेंस्की के पास अब विकल्प नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर विनाश होने लाने वाला हमला होगा। यानी उन्होंने कहा कि देखिए, सीधे तौर पर अब यूक्रेन को धमकी दिया कि यूक्रेन पर विनाश लाने वाला हमला अब होगा। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की के पास अब विकल्प नहीं बचा है, यह भी उन्होंने कहा है। तो रूस की तरफ से यूक्रेन को फाइनल वार्निंग दी जा रही है। दिमित्री मेदवेदेव की जेलेंस्की को धमकी। जी हां, यूक्रेन पर विनाश लाने वाला हमला होगा और यूक्रेन के सामने अब एक ही विकल्प है, रूस के साथ रहो या दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओ। जी हां, रूस और यूक्रेन को अलग करने की कोशिश बेकार है। यूक्रेन पर यास मिसाइल से होगा यह हमला, लगातार ये कहा जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि अब यूक्रेन को ना सिर्फ प्रेशराइज किया जाए बल्कि उसको समझाया जाए कि रूस कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है यूक्रेन पर अटैक करने की। बिल्कुल। और देखिए शरदेंदु सर, सवाल यहां पर यह है कि इस मोमेंट में जिस तरह से इस वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई मिस कैलकुलेशन भी हो सकता है जिससे युद्ध की आग कहीं आगे बढ़ जाए, ये दायरा सिर्फ यूक्रेन तक ना रहे? देखिए, जहाँ तक मिसकैलकुलेशन का सवाल है, यूक्रेन ये अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ना उसके पास हथियार है, ना सैनिक है, ना मोटिवेशन है, ना कुछ आगे दिनों में, आने वाले दिनों में ना रीज़न रह जाएगा। वजह उसकी एक है, बाइडेन सरकार इसको युद्ध को बढ़ाना चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले इतना बड़ा डैमेज रशिया को करना चाहती है जिससे कि ये स्थिति बन जाए कि रशिया को बार्गेनिंग टेबल पर लाया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसके बरखिलाफ हैं। वो और पुतिन तकरीबन एक पेज पे हैं क्योंकि अमेरिका फॉर द अमेरिकन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो इनवर्ड लुकिंग है और वो इस युद्ध को खत्म करना चाह रहा है। बहुत बड़ा ड्रेन है अमेरिका के ऊपर, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जेलेंस्की की देखिए वजह यह है कि वो 20 जनवरी से पहले पहले अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और साथ में नाटो और नाटो के सदस्यों को बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, हमें इस स्थिति में आप नहीं छोड़ सकते। अब आप पुतिन का देखिए हिसाब। पुतिन चाहते हैं कि जो कुर्स्क और ब्रियांस्क का इलाका है उसके ऊपर वो रीगेन कर लें, ईस्टर्न यूक्रेन में मैक्सिमम टेरिटरी गेन कर लें और कीव और लवीव पे जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, खैरसों में जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम एक तरीके का दबाव बनाया जा सके जिससे कि यूक्रेन पिछले अगले 2 दशकों तक ऐसी स्थिति में ना हो जो पुतिन के खिलाफ जा सकें। अब आता है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का तरीका देखिए, विंटर हैज ऑलरेडी सेट इन, -6 डिग्री टेम्परेचर है, पावर सेंटर पे अटैक किया जा रहा है, जितने पावर जनरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट हैं उनके ऊपर अटैक किया रहा है। वो ऑलरेडी 50% कम की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, एनर्जी है नहीं, कहाँ से उनके पास रिसोर्सेज आएंगे जिससे कि इस विंटर को वो सी थ्रू कर सकें। तो इस रणनीति के तहत पुतिन साहब अटैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मंशा है कि 20 जनवरी से पहले पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए जिससे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य तो ना बने लेकिन उनके अम्ब्रेला, उनके जो इन्फ्लुएंस है उस इलाके में रहे जिससे कि वो अपनी मनचाही चीजें वहां करा सकें। सर, यही तो बात कही जा रही है कि 20 तारीख 20 जनवरी डेडलाइन ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि रूस के लिए भी है। रूस भी चाहता है कि 20 तारीख से पहले वो अपने जितने बड़े ऑपरेशंस हैं वो यूक्रेन में या फिर उस इलाकों में पूरे कर ले जो वो ऑपरेशंस के लिए वो लगातार अपनी सेनाओं को बढ़त बनाने के लिए कहा गया है। देखिए, लगातार इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइल का हमला भी हुआ है। जी हां,
मेलनित्स्की में इलाके में दिखी है क्रूज मिसाइल, और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मेलनित्स्की में क्रूज मिसाइल दिखी है, और उस पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रूस की क्रूज मिसाइल पर यूक्रेन का हमले में यूक्रेन ने मिसाइल को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो रूस की क्रूज मिसाइल पर यूक्रेन ने अटैक किया है, और यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि इस मिसाइल को हमने मार गिराया है। और इसी बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें कि रूस की स्ट्रैटेजिक नेवल न्यूक्लियर फोर्स की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी हां, कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पर है रूस की नेवल न्यूक्लियर फोर्स, और अपनी सुरक्षा के लिए नेवल न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। रूस की तरफ से कहा गया है, रूसी नौसेना चीफ कि अमेरिका को ये चेतावनी भी है, यानी देखिए कहा जा रहा है कि नेवल न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको तैयार कर लिया गया है, यानी कोई सी से कोई बड़ा थ्रेट आएगा तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई या फिर रूस एक बड़े ऑपरेशन कर सकता है। जी तो रूस की नेवल न्यूक्लियर फोर्स तैयार है। रूस ने नेवल न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। नेवल न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी सुरक्षा के लिए नेवल न्यूक्लियर फोर्स ने पूरी तैयारी की है। न्यूक्लियर वॉरहेड की ताकत बढ़ा रहा है रूस। और देखिए, आपने आपको बताया कि कैसे रूस ने अपनी नेवल पावर, न्यूक्लियर नेवल पावर को तैयार कर लिया, लेकिन यह भी जान लीजिए कि आखिरकार किसकी कितनी ताकत है। सबसे पहले रूस की बात कर ले, 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रूस के पास हैं। इसके बाद बात आती है अमेरिका की, 5044 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के पास है। अब बात करते हैं चीन की, 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड चीन के पास है। और ये देखिए, लगातार हम कह रहे हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है खासतौर पर। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, सभी देश अपनी न्यूक्लियर तैयारियों के बारे में अपने आपको बताया। पांडे सर, ऐसा लगता है कि ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेगी, न्यूक्लियर वॉर की तरफ अंदेशा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हर देश न्यूक्लियर वॉर की ही तैयारी कर रहा है। देखिए, बहुत ही मजेदार चीज़ है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर ये शुरू हुई है, तब से हम यदा कदा सुनते रहते हैं न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन सबको पता है कि न्यूक्लियर अगर न्यूक्स यूज़ किए जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, कितना विभत्सा होगा, कितना मानवता को कितनी बड़ी चोट लगेगी। और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक किसी ने उसका प्रयोग नहीं किया। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का जो है माध्यम है। ये कहा जाता है कि हथियार जो है वो अब सैन्य हथियार नहीं रहे, ये राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार बन गए हैं। 5000 आपने दोनों तरफ 5,000 लगभग दोनों के पास है, रशिया और यूक्रेन के पास। अब मुझसे क्या करेंगे आप? क्योंकि जो इससे डैमेज होगा वो आप 2 में जो इतना अचीव कर लेंगे, 5000 में भी लगभग उतना ही रहेगा। किस लिए आप उस स्थिति में रहेंगे नहीं? आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, आप दोनों खत्म हो गए, फिर लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये विचार सबके दिमाग में, और सभी लोग बड़े ही अब जो है अपनी सोच को संभाल के चल रहे हैं आगे कि क्या डैमेज हो सकता है। डिग्री ऑफ रिस्क और डिग्री ऑफ डैमेज, ये 2 बड़े एलिमेंट हैं जो कि हर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन के पीछे जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से चीज़ें फैल रही हैं, एक तरफ हम मेडिटेरेनियन सी में देख रहे हैं कि जो है जियोपॉलिटिक्स बहुत ही जो है वो भी एक विषम परिस्थिति पहुंच रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो है आर पार की लड़ाई की नौबत आ रही है, क्योंकि ट्रंप के आने के पहले चाहते हैं कि पर्दा आखिरी सीन जो है वो लिख दिया जाए। तो इन सब के मद्देनजर हर आदमी चाहता है कि हम किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक से या सामरिक रूप से या सैन्य रूप से हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनका एजेंडा है, उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन इतना सहज नहीं है, क्योंकि इसमें विश्व समीकरण जो है कुछ थोड़ा सा बदला हुआ है। ये विश्व जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे माहौल में आप देखिए, खुद देखिए, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इजराइल के खिलाफ एक साथ नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके खुद के जो हित उसमें निहित हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो हर एक देश अपनी हित के हिसाब से कदम उठाता है, विचार करता है। तो ऐसे में कहना कि न्यूक्लियर जो है वॉर होगी, ये मेरे ख्याल से केवल मात्र ये बातचीत तक ही सीमित रहेगा। युद्ध स्थल में इसका प्रयोग होगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन युद्ध के शुरुआत से ही हम पोस्चरिंग जरूर देख रहे हैं न्यूक्लियर हमले की, और रूस ने अपनी तो नीति में भी बदलाव किया, अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस इस युद्ध के दौरान किए हैं। और देखिए, कुर्स में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है। Su-27 फाइटर जेट से ये हमले किए गए हैं, और यूक्रेनी एयरफोर्स ने बमबारी की है। तो Su-27 फाइटर जेट से ये अटैक किए गए हैं। कुर्स में रूसी ठिकानों पर ये हमले हुए हैं।
और देखिए, हम आप बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर, इसी बीच ईरान को लेकर भी अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। जी हां, शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा फैसला इसी को लेकर मुमकिन है। ईरान के एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए यह हमला किया जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसी के चलते कहा जा रहा है कि ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो पहला बड़ा फैसला यही मुमकिन है कि वो ईरान के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। उनके परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए ये स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। तो बात यही है कि क्या ईरान के पास सिर्फ 37 दिन है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिका कर रहा है अटैक की तैयारी और डोनाल्ड ट्रंप की टीम प्लानिंग में जुटी हुई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हमला मुमकिन है। ईरान पर हमला ट्रंप का पहला बड़ा फैसला है और 20 जनवरी को यह मुमकिन हो सकता है कि ट्रंप शपथ ग्रहण लें और उसके बाद यह बड़ा फैसला ले ले ईरान को लेकर। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में दुनिया के लिए एक और बड़ा संकट पैदा करने वाली स्थिति होगी। और हमला क्यों? तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने से ट्रंप नाराज है। परमाणु हथियार बनाने में जुटा है ईरान और वार्निंग के बावजूद ईरान रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान को कई बार धमकी दे चुका है। कहां हमला हो सकता है? ईरान के संभावित परमाणु अड्डे निशाने पर होंगे अमेरिका के, क्योंकि ईरान के जो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है उसको लेकर अमेरिका की आपत्ति शुरू से ही रही है। सोई सर, सवाल यह है कि कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? अभी तो ईरान वाकई में सीरिया के डाउनफॉल के बाद काफी बैकफुट में है। उसके प्रॉक्सीज जो है वो घुटनों पर आ चुके हैं और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ट्रंप आ रहे हैं जो ईरान के कट्टर विरोधी रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे रवि कि किस प्रकार से एक एक करके हमास, हिजबुल्ला, सीरिया और सीरिया के डाउनफॉल से हिजबुल्ला और कमज़ोर हो रहा है। यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो गए और हुथीज़ के ऊपर भी जिस तरह से हमले अमेरिका और इंग्लैंड ने किए तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर अगर चिंता इजराइल और अमेरिका को है वो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है और जैसे बाकी स्पीकर ने बताया कि न्यूक्लियर ताकत एक डेटरेंस होती है, यानी कि अगर उसके बाद ईरान के ऊपर वो हमला करने की सोचते हैं तो ईरान सेल्फ डिफेंस में अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो ये एक काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है इसराइल के लिए। छोटा देश है, वहाँ पर अगर इस तरह का अटैक या बम्बार्डमेंट हो जाता है तो वाकई में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। यही कारण है कि वो स्टेज तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कई बार खबर में आया IAEA की रिपोर्ट्स के द्वारा और बाकी भी, कि कभी कभी वो 2 महीना 3 महीना पीछे 80% एनरिचमेंट तक पहुंच चुके हैं, कुछ और स्टेजेस बाकी हैं। तो क्या कहीं वो रशिया या चाइना या नॉर्थ कोरिया की मदद से इस स्टेज को हासिल कर पाएगा? तो अगर वो कर लेता है तो वाकई में इससे पहले ये चाहेंगे कि उस स्टेज को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर अभी एक बड़ा चैलेंज आता है कि अभी ईरान ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बड़ी केव्स के अंदर और पहाड़ियों के अंदर जो टनल्स बना के वहाँ पर इन्होंने अपनी रिसर्च फैसिलिटी और चीज़ें बनाई हैं। लेकिन पहले भी ईरान, इजराइल और अमेरिका इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2-3 बार डिरेल कर चुके हैं। कभी उन्होंने उनके कंप्यूटर में स्टक्सनेट यानी कि वायरस डाला, कभी उनके साइंटिस्ट को मार दिया। अभी ये किस प्रकार करेंगे, ये वाकई में यही कारण है कि उनका प्लान है। और ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, उनकी प्लानिंग टीम पहले से ही तैयार है। उन्होंने अपने फैसले किए हुए हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ कैसे डील करना है, मिडिल ईस्ट के साथ कैसे डील करना है, वो फिक्स्ड आइडियाज के साथ आ रहे हैं। संजय सर, यही तो बात कही जा रही है कि अमेरिका ने ये फैसले 20 तारीख से पहले ही तय कर लिए है। ब्रिगेडियर साहब, शरदेंदु सर, अगर देखा जाए, हम हमेशा कहते हैं कि ईरान को लगातार कम करने के लिए, उसके न्यूक्लियर पावर को कम करने के लिए अमेरिका लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा अपने प्रॉक्सीज की मदद से लगातार ईरान इनको किसी तरीके से कैटर करता है, इनको लगातार आप कह सकते हैं कि बचाता है। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी में बदलाव आया, चाहे हम सीरिया में देख रहे हो, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ देख रहे हो, ऐसा लगता है कि अब पहला टारगेट प्रॉक्सी है और जब तक प्रॉक्सी न्यूट्रलाइज होंगे उसी के बाद ईरान का रुख किया जाएगा।
देखिए, मेरा मानना है मिडिल ईस्ट की अगर आप पूरी समस्या को समझें तो ईरान इसमें बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है अमेरिकन इंटरेस्ट को अगर आप मद्देनजर रखते हैं। और इसी अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करता है इजराइल, इसी अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करता है सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजिप्ट, जिनके तहत एक संधि की गई है। अगर अमेरिका अपनी हेजेमनी चाहता है मिडिल ईस्ट में तो उसको ईरान को कहीं ना कहीं से कॉर्नर करना पड़ेगा। और आज की डेट में एक नैरेटिव चल रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर जो पावर बनने जा रहा है उसको ध्वस्त किया जाए। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता या इस तरीके के हमले होते तो ईरान फिर से दशकों पीछे चला जाएगा। और यही मंशा है अमेरिका की, यही मंशा है इजराइल की, इसके तहत काम हो रहा है। याद करिए, एक डर्टी बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब का बहाना लेके पूरे इराक को ध्वस्त कर दिया गया था। यही एक नैरेटिव चल रहा है ईरान के खिलाफ। देखिए, ईरान का लिंक बनता है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, यमन, ईरान, नॉर्थ इराक, सीरिया, टर्की और रशिया, ये पूरा एक लिंक होता है। और इसी लिंक के तहत रशिया काम करता है, चाइना काम करता है और ईरान काम करता है। इस लिंक को ब्रेक करना है और सीरिया में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो लिंक को तोड़ता है। अब नेक्स्ट कड़ी बनती है ईरान। मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे और ईरान में या तो सत्ता परिवर्तन के लिए जाएंगे या अटैक के लिए जाएंगे, या देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन ईरान पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। या तो वो अपने न्यूक्लियर प्लान को थोड़ा डिले करेगा, अपने ऊपर सैंक्शन हटाने की कोशिश करेगा। इस तरीके के चेंजेस मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। लेकिन डेफिनेटली सबका मानना है कि नेक्स्ट टारगेट ईरान होता हुआ नजर आ रहा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मिडिल ईस्ट का इलाका इतने आसानी से नहीं सुलझेगा, बंधकों को छोड़िए, नहीं तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एक तरीके का वार्निंग दिया और साथ में एक सीरियस, लेकिन इसमें है कि आप बंधकों को छोड़िए और मिडिल ईस्ट की समस्या को रिजॉल्व करें इस इलाके में। इस पूरी सिचुएशन में एक सवाल यह भी होता है कि अगर अमेरिका वाकई में ईरान पर स्ट्राइक करता है, बड़े हमले करता है, तो दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट किस तरह से बदलेगी, अरब वर्ल्ड कैसे डिवाइड होगा, इस पर हम करेंगे आगे बात। और देखिए, ट्रंप ने रहस्यमयी ड्रोन पर जवाब मांगा है। इस बीच एक और खबर हम आपको बता दें, न्यू जर्सी के आसमान में दिखे कई ड्रोन, नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये ड्रोन दिखे। ट्रंप ने कहा, जनता को बताओ या मार गिराओ। और देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान भी तैयारी नहीं कर रहा। ईरान की विध्वंसक जंगी तैयारियां भी शुरू हो गई है। समंदर में उतारा है ड्रोन लॉन्चर शिप। जी हां, शाहिद बाघेरी वॉरशिप का वीडियो भी सामने आया है। वॉरशिप में एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी लगातार इस शिप से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि अगर शिप्स पे टारगेट करना हो, अमेरिकी एयरक्राफ्ट पे टारगेट करना हो, तो इस तरीके का हमला ईरान कर सकता है। और उसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि देखिए, हम आपको एनिमेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे वॉरशिप से इन ड्रोन्स का अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। और जो अमेरिका की, ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है वो कि कहीं परमाणु हथियार हासिल न कर ले ईरान। और देखिए, राफेल ग्रॉसी आईए चीफ का बयान सामने आया है। एटम बम बनाने के करीब है ईरान, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम भंडार और यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ईरान के पास पहले से 60% यूरेनियम भंडार है, 90% तक यूरेनियम का भंडारण जल्द। और पहले एक महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी होती थी, अब एक महीने में करीब 50 किलो यूरेनियम का भंडारण। जहां ईरान का परमाणु ईंधन बनाने का वादा छूटा, यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, राफेल ग्रेसी की तरफ से कहा गया कि तैयारियां क्या है ये भी आपको समझा दें। 12 परमाणु हथियार बनाने के सक्षम है ईरान, यानी करीबन 12 परमाणु बम लगातार तैयार कर सकता है। ईरान के पास इतने ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उसके पास चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे सर, तैयारियां हो रखी हैं, लगातार कोशिश ईरान लंबे समय से कर रहा है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा। अमेरिका लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों के बीच भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाता रहेगा, उसको पूरा करेगा? देखिए, एक समीकरण है ईरान, रशिया और चाइना का। अगर इनके बीच में एक संतुलन बने रहता है तो शायद वो भी हो जाएगा जो कि विश्व नहीं चाहता। लेकिन जो आज है वो भी इसी समीकरण की वजह से है, ये जो लेटरल है इसी की वजह से ये आगे यहाँ तक बात पहुँची है। लेकिन अगर ध्यान दें कि जब अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो इतना ज़बरदस्त जो है मुठभेड़ हुई, दोनों ने एक दूसरे प्रति लॉन्च किया ऑफेंसिव, तो उस केस में भी न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो बताता है कि ईरान भी जानता है कि अगर यूज़ किया जाता है तो ईरान खुद भी खत्म हो जाएगा।
तो ये जो है कूटनीतिक तौर पर इसका इलाज करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो प्रयास हो रहे हैं ईरान के अंदर, उसको उस पर रोक लगानी चाहिए, उस पर जो है विरोध होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि भाई गलत कर रहा है वो। और वो क्योंकि पूरे प्रोसेस में कहीं कहीं गलती से कुछ ऐसा कदम उठ जाता है जो कि नहीं उठना चाहिए। प्रोसेस मतलब आप अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर डेवलप कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म्स को, तो विस्फोट हो गया किसी प्रकार का या कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ पर जो है उसका प्रभाव फैलता है, तो वो पूरे मानव जाति पर जो है आक्रमण होगा। तो इन सबके मद्देनजर जरूरी है कि जो उनको अवेयरनेस है ईरान की इस दिशा में बढ़ाई जाए और बताया जाए कि भाई आप एक महत्वपूर्ण देश बनिए, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनिए और आप उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उससे इनकार कोई नहीं करता, लेकिन समस्याओं को हल जो है मेज पर निकालिए, ना कि बैटलफील्ड में या न्यूक्लियर आर्म्स बनाकर। तो थोड़ी सी परिस्थितियां निश्चित रूप से विषम है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बिना बात किए इनको जो कहते हैं इसका जो है युद्ध क्षेत्रीय हल जो है हो सकता है। अमेरिका को भी जो है थोड़ा सा जो अपना जो इन्होंने अपना ईगो आगे कर रखा है कि पांडे सर, उसमें थोड़ा सा रुकावट करनी है। छोटा सा सवाल कि अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है ईरान, क्या ये एनफ रीजन है अमेरिका के लिए ईरान पर हमले का? विश्व में कितने देश हैं जो बढ़ा रहे हैं? रशिया बढ़ा रहा है, क्या रशिया के खिलाफ उन्होंने लॉन्च किया? जबकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इतना इस आज 1025वां दिन है, और अमेरिका का क्या रोल रहा है? नाटो कंट्रीज जरूर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नाटो कंट्रीज खुद बर्बाद हो गए इसमें। तो देखा जाए तो ये कहना कि देखिए, ये निश्चित रूप से ये एक प्रकार से पोस्चरिंग है। अमेरिका चाहता है कि मैं बॉस हूँ, बना रहूँ, रूबल जो डॉलर का मेरा वर्चस्व बना रहे, आपने सुना होगा। और अब एक और जो ऐड हुआ है कि जो ट्रंप के शपथ समारोह में चीन के जीपिंग को भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है ईरान को भी। और देखिए, हमारी नजर बनी है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में अमेरिका का भी मूव रहता है, ईरान का रुख रहता है। और देखिए, रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेन का हमला, ये एक और बड़ी जानकारी सामने आई। यूक्रेन के ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए हैं। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को तबाह कर दिया, यह दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। और इसी बीच एक खबर ब्रिटेन से भी आ रही है। ब्रिटेन पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है। पोलैंड से अपने डिफेंस सिस्टम वापस ले रहा है ब्रिटेन, और नाटो के पूर्वी फ्रंट से वापस लौटे ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। और ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि हमारे पास अपने देश को बचाने के लिए एयर डिफेंस नहीं है, यानी लगातार अपने देश में डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर, एयर डिफेंस मैकेनिज्म की कमी को लेकर, लगातार इक्विपमेंट की कमी को लेकर अब ब्रिटेन ने पोलैंड से अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो वापस मंगाने शुरू कर दिए हैं। नाटो के पूर्वी फ्रंट से वापस लौटे हैं ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। तो पोलैंड में तैनात ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम स्काई सेबर है। ये जिराफ्स नाम के रडार का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 480 किलोमीटर है। इसी रडार से पोलैंड यूक्रेन में होने वाले हमलों पर नजर रखता है और अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। ब्रिटिश स्काई सेबर से क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन के हमले को नाकाम किया जा सकता है, क्योंकि इसका लॉन्चर एक बार में 24 मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। पोलैंड से स्काई सेबर वापस ब्रिटेन जा रहा है, लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों के आगे नाकाम साबित होता है। रूसी ऑरिशनिक मिसाइल को भी इस एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया नहीं जा सकता, यानी ऑरिशनिक के ऊपर यह कारगर साबित नहीं होगा। और अब खबर रूस से है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेन के ने बीयू के एयर डिफेंस ने दागी मिसाइलें, और रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम भी कर दिया है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीयू के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने किस तरीके से इस अटैक को, यूक्रेन ने बीयू के एयर डिफेंस ने दागी मिसाइल और रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। और इधर ट्रंप को दी जा रही है यूक्रेन युद्ध की जानकारी। बाइडेन प्रशासन ट्रंप को जानकारी दे रहा है। एनएसए जैक सोल्वेन अगले एनएसए माइक वॉल्ट्ज से मिले और माइक वॉल्ट्ज से यूक्रेन पर जानकारी साझा की, संभावित शांति समझौते से पहले डिटेल साझा की। और अब खबर नाटो को लेकर, जहां रोमानिया में नाटो बना रहा है अपना नया बेस और यूक्रेनी बॉर्डर के पास बना रहा है ये बेस। रोमानिया के अंदर भी नाटो फोर्सेज अपना नया बेस बना रही है, ताकि वो रूस की हर हरकत पर नजर रख सके, और यूक्रेनी बॉर्डर के पास ये बेस को बनाया जा रहा है।
और यूक्रेन की नई सेना तैयार कर रहा है नेटो। नेटो देगा यूक्रेनी सेना को स्पेशल ट्रेनिंग। जनवरी में यूक्रेनी सैनिकों की होगी ट्रेनिंग। लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी। नेटो सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। तो नेटो सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाली है। इससे जुड़ी ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और लिथुआनिया में यूक्रेन के सैनिकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी नेटो लगातार यूक्रेन की सेना को युद्ध के लिए तैयार भी कर रहा है, स्थिति चाहे जैसी भी हो। लेकिन आप देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि जनवरी में यूक्रेनी सैनिकों की ये ट्रेनिंग होने वाली है, जिसका जिम्मा नेटो पर है। तो लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगले महीने लिथुआनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग होगी और नेटो की सेना यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री लिथुआनिया के सैन्य सलाहकार के बीच बैठक हुई इसको लेकर, और बैठक में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग का फैसला लिया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले 30 यूक्रेनी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो अभी भी यूक्रेन को तैयार किया जा रहा है नेटो की तरफ से। सोई सर, इस तरह की ट्रेनिंग का क्या वाकई में बेनिफिट होगा कि इस युद्ध को यूक्रेन लंबा खींच पाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, ये जैसे आपने बताया कि ये ट्रेनिंग है, ट्रेनर मतलब ट्रेनर्स को, जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। और जो नए हथियार आ रहे हैं, भी नेटो के नए हथियार, नए एयर डिफेंस सिस्टम, नए एयरक्राफ्ट, नई नई चीज़ें यूक्रेन के पास हैं जिसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, क्योंकि नेटो के अलग अलग देशों से आ रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है उनके सैनिकों को ट्रेन करना, इस लाइन में आगे लाना। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, बात सही है कि अगर 1025 दिन से ज़्यादा हो गया उसमें, उसके बाद उनके पास कितने सैनिक बचे, कितने सैनिक हैं, कितने ट्रेन और लड़ने के कितने काबिल हैं, या और मर्सनरी दुनिया से आ रहे हैं, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेनिंग बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नया इक्विपमेंट आ रहा है, उसके लिए ट्रेन करना वाकई में एक निहायत अहमियत रखता है, ज़रूरी रहता है। रवि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।